हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम आज आगे बात करेंगे जो हमने कल जहाँ से छोड़ा था। देखिए क्या हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि भाषा कितने अंग होते हैं। ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण, जिसे लिपि चिन्ह कहते हैं। फिर आइए, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या बोला जाता है? वाक्य बोला जाता है। भाषा को लिखने का तरीका क्या है? लिपि। कि आप कैसे लिखेंगे उसके लिए लिपि की आपको आवश्यकता होती है। और इसके शुद्ध लेखन उच्चारण के लिए किसकी जरूरत होती है? व्याकरण की जरूरत होती है ना। कल हमने इसके बारे में समझा था। आज हम इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं लिखेंगे। परिभाषाएं में देखिए, परिभाषाएं। पहला, वर्ण। किसको आप वर्ण बोलोगे? तो मैंने आपको बताया कि हिंदी में जो है आपके वर्ण कितने हैं? दो प्रकार के वर्ण। कितने हैं? दो। स्वर और व्यंजन। इसी पे हमें आगे बात करना है। अगला चैप्टर जो आपको वर्णमाला है वो इसी पे बेस्ड है। वर्ण किसको बोलते हैं? तो ध्वनि का क्या है ये? ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे कि स्वर हो गए, आ, ई, ये क्या है? स्वर वर्ण है। बड़ी, छोटी, ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। ये क्या है? स्वर वर्ण। ठीक है? तो क, ख, ग, ये क्या है? व्यंजन वर्ण। अब आपको लग रहा होगा कि नीचे ये हलंत क्यों लगा, इसका मतलब तो आधा होता है, तो क्या आधा व्यंजन लिखा है? नहीं। व्यंजन वर्ण को लिखने का सही तरीका यही है कि व्यंजन वर्ण को अगर लिखना है आपको तो लिखित रूप में उसको ऐसा लिखा जाता है। एक और चीज समझिए, इस पे आगे बात करेंगे। आपने एक वर्ण सुना होगा और एक अक्षर सुना होगा। जनरली किताबों में क्या करता है, वर्ण और अक्षर को एक ही बात बता दी जाती है, जबकि इसमें अंतर है। दूसरा आप समझिए, अक्षर, अक्षर, अक्षर। अक्षर में समझिए, स्वर एवं स्वर सहित, स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। मतलब कि जितने भी स्वर हैं आपके, अ, बड़ा आ से लेके जितने भी स्वर हैं ये सारे क्या हैं? अक्षर। वहीं का बिना हलंत के ये क्या है? अक्षर। था बिना हलंत के ये क्या है? अक्षर। गा ऐसे करके जितने भी हैं, हलंत नहीं होना चाहिए तो ये क्या कहलाएगा? अक्षर। नई चीज है, थोड़ा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। अब आप समझेंगे कैसे। हम जानते हैं कि जो व्यंजन होते, एक मिनट, व्यंजन के उच्चारण में हमको हमेशा किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता की क्या होती है? आवश्यकता होती है, स्वरों की सहायता। जबकि जो स्वर हैं, स्वर, ये अपने उच्चारण में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इन्हें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वतंत्र होते हैं। बोलने समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला, जितने भी स्वर हैं, है ना, आ से अ, आ, ई, उ, अब बोल के देखो, इसमें कहीं भी आपको किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है क्या? नहीं लेनी पड़ रही। वहीं आप व्यंजन बोल के देखिए, क, ख, ग, या फिर ह, या य। अब देखो क, अगर आप थोड़ा और स्लो बोलिए, क, इसमें क्या हो रहा है? क के बाद आपका जो आखिरी में जो उच्चारण हो रहा है वो अ का हो रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने बोला आप क बोलो, तो आपको इसमें लास्ट में उच्चारण क्या आ रहा है?
आ, मतलब ये जो का है, ये का प्लस इसमें क्या है, आ, मतलब जो भी व्यंजन है वो आप बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोल सकते। ये तो हो गई आ की बात। अगर मैं छोटी की बोलूं, की, इसमें क्या है, का है और इसके साथ की, ई का उच्चारण आ रहा है लास्ट में, क्या है, छोटी। ठीक है, अगर मेरे को बड़ी की का उच्चारण करना है तो क्या होगा, की, तो इसमें भी का के बाद किसका उच्चारण आ रहा है, बड़ी का। अगर मेरे को कू बोलना है, छोटा वाला है ना, तो का के बाद क्या आ रहा है, ऊ का साउंड आ रहा है। इसका मतलब आपने क्या समझा, वहीं आप स्वरों को बोल के देख लो, आ बोल लो, बड़ा आ, या फिर ऊ बोल लीजिए, बड़ा ऊ, किसी को भी आप बोल के दे, ए बोल, ए, इसमें किसी भी अन्य वर्ण का कोई भी सहारा लेना पड़ रहा है क्या, नहीं। मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े वो स्वर, और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो का है जब ये बिना हलंत के लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर शामिल है और आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, है ना। क के साथ क्या है, अ शामिल है। और अगर मैं केवल ऐसे क के नीचे हलन लगा दूं, इसका मतलब ये है कि अब इसमें आपने स्वर को खींच लिया है। अब जब आप इसका उच्चारण करके देखिए, आपको अ का साउंड नहीं आना चाहिए, और आप इसको उच्चारण करके देखिए, बोल के देखिए, क बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, हो ही नहीं सकता, इसका उच्चारण आप कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि व्यंजन जो है बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। मतलब ये जब का लिखा होता है बिना हलंत के, तो इसमें क्या है, स्वर शामिल है। और जब ये हलंत के साथ लिखा है, मतलब इसका आपके स्वर को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, और वर्ण को दो प्रकार, मतलब स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन का मतलब ये होता है कि जिनके उच्चारण में आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए वर्ण व्यंजन व्यंजन वर्ण को ऐसे नीचे हलन करके लिखा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा किताबों में हलन लगा के तो नहीं लिखता है। क्यों नहीं लिखता, इसलिए क्योंकि उसका उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए हलन को हटा दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि अगर व्यंजन वर्ण लिखना है मुझे तो हलन लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, वर्ण है, व्यंजन वर्ण। वही का क्या है, अक्षर है। क्या है, अक्षर है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। परिभाषा क्या कहती है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, और अक्षर क्या होते हैं, स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाते हैं, अक्षर। इसका मतलब ये है कि क्या मैं वर्ण को ये बोल सकती हूँ क्या, कि जो वर्ण होंगे वो सारे स्वर वर्ण भी कहलाएंगे, प्लस बिना, या फिर पूरे स्वर वर्ण है, और स्वर रहित मतलब बिना स्वर के, स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है। मतलब वर्ण क्या हो गए, ध्वनि का लिखित रूप जिसमें सारे स्वर वर्ण कहलाते हैं, और सारे व्यंजन स्वर रहित, मतलब आप उसे स्वर को अलग कर दे तो ऐसे हलंत लगाना पड़ेगा, ये क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। वहीं अक्षर क्या कहलाते हैं, सभी स्वरों को क्या बोला जा सकता है, अक्षर बोला जा सकता है। और जब आप व्यंजन वर्ण को स्वर के साथ लिखते हैं, मीन्स हलंत हटा देते हैं, तो ये भी क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है। देखिए, एक बार क्वेश्चन आया था कि आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि राम एक शब्द है, इसमें आपको वर्ण बताने, कितने वर्णों से मिलकर बना है। तो आप देखेंगे इसमें कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण है। कैसे, तोड़ो आप। ये जो र है, र का उच्चारण के लिए इसके साथ में क्या आया है, स्वर का सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो बड़ा आया है, इसलिए तो बड़ा र है ना। प्लस व्यंजन वर्ण क्या है यहाँ पे, म, लेकिन ये म में भी क्या है, स्वर है, आप इसको अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा, अ। तो अगर आपने इसको वर्णों में तोड़ा तो कितने वर्ण आए राम में, 4। लेकिन आपसे पूछा जाए राम जो शब्द है इसमें अक्षर कितने होंगे, अक्षर कितने होंगे, तो अक्षर हैं कितने, 2। मतलब स्वर के साथ। अब यहाँ पे आपको स्वर को अलग नहीं करना है व्यंजन में से, स्वर के साथ मतलब क्या क्या, एक रा और दूसरा मा, इसको अलग अलग नहीं लिखना है, तो ये अक्षर हो गया। 2 अक्षर का प्यारा नाम बोलते हैं ना, 2 वर्णों का प्यारा नाम सुना है क्या आपने, 2 अक्षर। तो अक्षर में क्या है, आपको स्वर को अलग नहीं करना है व्यंजन से। अब जब वर्ण पूछे तो आपको सबको तोड़ना है। ये होता है वर्ण और अक्षर में डिफरेंस। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं किसकी, शब्द की। शब्द की तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि वर्णों के मेल को, वर्णों के
क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को, एवं क्या, व्यवस्थित समूह क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला आइए, इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है कि पद, कहीं कहीं पे शब्द की जगह पद लिखा होता है और बच्चों को लगता है कि पद कोई अलग चीज है। पद भी शब्द ही है। परिभाषा क्या बनेगी, जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, तो यही शब्द वाक्य में प्रयोग होते ही, क्या बोला मैंने, वाक्य में प्रयोग होते ही पद कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं, पद कहलाने लगते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और लिखेंगे, पद कहलाने लगते, शब्द का अपना कोई परिचय नहीं होता। क्या बोला मैंने, कि शब्द का जो है वो परिचय नहीं होता, लेकिन पद का परिचय होता है। शब्द का परिचय, बात करूंगी इस पे मैं कि क्या बोल रही हूं मैं, पद का परिचय नहीं, शब्द का परिचय नहीं, जबकि पद का परिचय होता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि शब्द क्या होते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है, शब्द बोला जाता है। ठीक बात है। पद क्या होते हैं, जब शब्द से उठा के किसमें, शब्दों को उठा के कहाँ डाला जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, एक वाक्य बना दिया जाता है। तो जैसे ही वो शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाने लगते हैं, शब्द ना कहला के पद कहलाते हैं। शब्दों का कोई परिचय नहीं होता, जबकि पद का अपना एक परिचय होता है। इस बात को हम समझते हैं, देखिए कैसे। जैसे कि मैंने लिखा है, राम एक शब्द है ना, रावण क्या है, एक शब्द है, मारा क्या है, एक शब्द है। अब ये केवल शब्द है, इसका कोई परिचय आप दे सकते हो क्या, आप बस इतना जान रहे हैं कि ये शब्द है। ठीक है, अब मैं इन तीनों शब्दों को यूज करके एक वाक्य फ्रेम करती हूँ। देखिए कैसे, मैंने लिखा है, वाक्य बनाइए इसका, राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब आपका जो शब्द था राम, रावण, मारा, इस तीनों का प्रयोग करके आपने क्या बना लिया है, वाक्य। तब यहाँ राम को शब्द ना कहे कि आप क्या बोलेंगे, अब पद बोलेंगे। रावण को शब्द ना कहे क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। मारा को भी शब्द ना बोल के क्या कहेंगे, पद कहेंगे। अब मैंने बोला शब्द का परिचय नहीं होता, लेकिन पद का परिचय आप दे सकते हो। कैसे, देखिए, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे जो राम है ये कर्ता शब्द है। क्या है ये, कर्ता है। कर्ता क्या होता है, क्रिया को करने वाला, क्या कहलाता है, कर्ता। कर क्या रहा है, क्रिया कौन सी कर रहा है, राम, मारने की। मतलब ये जो मारा शब्द है ना, या पद कहें इसको, ये क्या है, क्रियापद है। क्या है ये, क्रियापद। आपने किताबों में सुना होगा कि क्रियापद, कर्ता पद, कर्म पद। ये पद का मतलब ही है कि यहाँ पे जो शब्द है वाक्य में प्रयोग हो गए, और मारा शब्द का इस वाक्य में परिचय क्या है, कि ये क्रियापद है। ठीक है, क्रिया को बता रहा है। राम क्या है, कर्ता पद है, ये बता रहा है कि क्रिया कर कौन रहा है, कौन कर रहा है, राम। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म। यह जो रावण है ये क्या हो जाएगा, कर्म पद हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वाक्य जो शब्द हैं उनका अपना परिचय नहीं होता, लेकिन शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं और वो पद कहलाने लगते हैं तो उन पद का परिचय आप दे सकते हैं कि वो किस जगह पे आए हैं वाक्य में। क्या वो कर्ता की जगह पे आए हैं, या कर्ता की जगह पे, वाक्य में कर्ता की जगह पे यदि कोई शब्द आया है तो कर्ता पद, क्रिया की जगह पे कोई शब्द आया है तो क्रिया पद, और कर्म की जगह पे कोई शब्द आया है तो
कर्म पद कहलाता है। ये डिफरेंस है, आपने पद जो पढ़ा होगा किताबों में उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। शब्द को ही पद कहा गया है, शब्द जो वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला। क्या अगला तो आपने देखा ही है कि क्या है, वाक्य। और वाक्य क्या है, शब्दों का, इसका शब्दों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य है ये आपके पूर्ण इच्छित अर्थ को प्रकट करता है। पूर्ण इच्छित अर्थ को प्रकट करता है ना। मतलब पूरा वाक्य पढ़ने से समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। जैसे हमने पीछे देखा था कि अर्थ जैसे कमल, तो उसका शब्द है, उसका अर्थ है, लेकिन भाव क्या है उसके पीछे वो हमको नहीं पता। लेकिन वाक्य से आपको कंप्लीट एक अर्थ आपको पता चल जाता है। तो ये क्या हो गया, वाक्य। अब अगली बात करेंगे हम लिपि के ऊपर। तो देखिए लिपि क्या होता है। लिपि तो क्या है, भाषा को लिखने का तरीका। भाषा को लिखने का तरीका। भाषा को लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है ना। और प्रत्येक लिपि में क्या होते हैं, उसके अपने लिपि चिन्ह होते हैं। ठीक। और आपकी जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी के बारे में जाएंगे कि हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि, लिपि क्या है, देवनागरी है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या हिंदी के अलावा किसी और भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है क्या। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। कौन सी भाषाएं हैं वो, तो आप देखेंगे जो संस्कृत है वो भी आपकी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। संस्कृत हो गया, मराठी ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली ये भी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या देवनागरी लिपि के अलावा भी अन्य लिपियां हैं क्या, बिल्कुल है। ये तो हो गई हिंदी की बात, जिसमें आपने देखा होगा कि लिपि चिन्ह है, कहाँ से कहाँ तक है, अ से ज्ञा तक लिपि चिन्ह दिए गए हैं, है कि नहीं। वैसे ही आप देखो दूसरी भाषा, जैसे हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश, इंग्लिश की जो लिपि है वो क्या है, रोमन है, रोमन लिपि। अब इसमें भी लिपि चिन्ह है। जैसे मैं बोलूँ कि देवनागरी लिपि में अगर जो मैं क बोल रही हूँ उसको आप कैसे लिखेंगे, तो देवनागरी लिपि के लिए उस ध्वनि के लिए साउंड कैसा है, चिन्ह कैसा है, ऐसा है। लेकिन अगर उसको मैं रोमन में लिखना चाहूँ तो क्या है, ऐसा लिखते हैं आप, है ना, सेम चीज। जैसे कि मुझे लिखना है कमल, तो मैं ऐसा लिखूंगी, लेकिन उसको ये देवनागरी लिपि में, लेकिन उसको इंग्लिश में मुझे लिखना है तो उसकी लिपि अलग है, इंग्लिश भाषा की क्या है, रोमन लिपि है। मैं कैसे में लिखूंगी, कमल प्रकार से, कमल। ठीक है। नोट करके एक बात लिखेंगे, क्या, नोट। जो देवनागरी लिपि है ये किससे निकली है, तो ब्राह्मी लिपि से निकली है, ये याद रखेंगे। किससे निकली है, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से निकली है। इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया क्या आपका, लिपि। ठीक है, कि भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं हैं जिनकी लिपि भी क्या है, देवनागरी। अब जैसे आप छत्तीसगढ़ी बोली, चलो बोली का तो अपनी कोई इतनी विकसित होती नहीं कि अपनी कोई एक लिपि बना ले वो, लेकिन आप छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखते हैं बताइए। लिखना होगा छत्तीसगढ़ी में कुछ तो उसमें वो भी किस में लिखते हैं आप, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ये हो गया, लिपि की बात कर ली हमने। इसको याद रखेंगे कि कहाँ से निकली है, ब्राह्मी लिपि से निकली है। एक चीज और लिपि में जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एक बार, कि आपकी जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देवनागरी लिपि है ये वर्णात्मक है,
अल्फाबेटिकल है, वर्णात्मक, या फिर ये क्या है, अक्षरात्मक। क्या है, अक्षरात्मक, सिलेबिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सिलेबिक और अल्फाबेटिकल। पहले तो आप समझिए कि वर्णात्मक और अक्षरात्मक होता क्या है, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण, अगर मैं देवनागरी लिपि में कमल लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे। इसमें कितने वर्ण हैं जरा बताइए, जो आप देख रहे हैं। 3 अगर आप बोल रहे हैं तो ये गलत होगा, है ना। मैंने अभी आपको पीछे वर्ण और अक्षर में क्लियर किया है कि यदि कोई व्यंजन वर्ण स्वर के सहित लिखा होता है तो वह अक्षर कहलाता है। सारे स्वर वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण यदि स्वर के साथ है तो वो अक्षर है, और बिना स्वर के मतलब हलंत के साथ है तो वो क्या है, वर्ण है। यहाँ तो 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर है, लेकिन इसमें वर्ण कितने हैं अगर मैं बोलूँ तो कैसे लिखोगे आप, का। अब इसका उच्चारण तो हो नहीं सकता ऐसे अगर है, इसके उच्चारण के लिए साथ में सहारा देने कौन आया है, आ, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित हो नहीं सकता। दूसरा, अगर मैं माँ को लिखूं तो इसके साथ क्या आया है, इसके साथ भी आ आया है। अगर मैं ला को लिखूं तो इसके साथ भी क्या आया है, आ आया है। मतलब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 वर्ण है। तो जब आप हिंदी में कमल लिखते हैं तो आप ये वाला रूप लिखते हैं कि ये वाला रूप लिखते हैं, अक्षर वाला लिखते हैं, ना कि वर्ण वाला। वहीं आइए इंग्लिश में बात करते हैं हम। इंग्लिश में अगर आपको कमल लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, क म ल, मतलब यहाँ का अलग दिख रहा है, फिर ए अलग से दिख रहा है, एम, और मतलब अल्फाबेट्स पूरे दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हिंदी की देवनागरी लिपि है वो वर्ण पूरा दिख रहा है उसमें कि अक्षर, सॉरी, वर्ण पूरे दिख रहे हैं कि अक्षर दिखते हैं, अक्षर दिखते हैं। इसलिए जो देवनागरी लिपि है कैसी लिपि है, अक्षरात्मक। वहीं पे जो रोमन लिपि है वो कैसी लिपि है, वर्णात्मक, अल्फाबेटिकल। और इसको क्या बोलते हैं, सिलेबिक बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई लिपि की। व्याकरण तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो सारे नियम भाषा के लिए, वो सारे जरूरी नियम जिससे एक भाषा शुद्ध रूप से लिखी जा सके, उच्चारित की जा सके, वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। इतनी चीज है। अब हम बात करेंगे कि भाषा की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्यों पढ़ा रही हूं मैं, ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो उसके पहले आप भाषा की विशेषताएं समझ लीजिए। विशेषताएं, भाषा की क्या विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। पहला, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। क्या बोला मैंने, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, संपत्ति है। भाषा जन्मजात नहीं होती। पेट से सीख के आता है क्या कोई, कोई सी भाषा नहीं, आता है संसार में और फिर क्या करता है, अपने आसपास के परिवेश से, अपने माता पिता से, परिवारजनों से, साथियों से क्या करता है, वो अर्जित करता है, भाषा को सीखता है, नए नए शब्द, उसके बाद उसको बोलना आता है उसको। तो इसलिए कहा गया कि भाषा क्या है, अर्जित, अर्जन की जाती है, जन्मजात नहीं होती, पहले से जान के कोई नहीं आता। दूसरा, भाषा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो भाषा बन गई वही चलेगी, ऐसा नहीं होता। अब देखो ना, पहले के जमाने में क्या बोला जाता था, संस्कृत, और आज क्या बोला जा रहा है, हिंदी। आज क्या बोली जा रही, हिंदी बोली जा रही। तो परिवर्तनशील है। अच्छा, परिवर्तन होता है तो होता कैसे होगा, तो हमेशा जो भाषा है वो कठोर से सरल की तरफ चलती है, कठोर से सरल की ओर चलती है। दूसरा, भाषा का क्या होता है, मानक रूप होता है। निश्चित व्याकरण, निश्चित लिपि होती है, मानक रूप होता है। ये बात क्लियर है, कठोर से सरल की तरफ चलती है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे क्या बोल रही हूँ मैं। देखिए, ये हम एक टाइमलाइन में चले तो ये है आपका ईसा मान लेते हैं, तो इधर एडी हो जाएगा, है ना, जिसको ईसवी सन बोला जाता है, ईसवी सन। और इधर क्या है, ईशा पूर्व। अब जो ये हिंदी की बात कर रहे हो आप, ये हमने पीछे पढ़ा है कि ये आर्य भाषा परिवार की भाषा है। इसका मतलब है कि जब आर्य जहां से आए हम वहां से देखते हैं। उसके पहले तो हड़प्पा संस्कृति चल रही थी, फिर आपको पता होगा कि आर्यों का आक्रमण हुआ। तो आर्य जब आए तो भारत में कौन सी संस्कृति लेके आए, वैदिक संस्कृति, है ना। तो क्या आया यहाँ पे, वैदिक संस्कृति।
वैदिक संस्कृति। और वैदिक मतलब ये दो शब्दों से मिलके बना है, वेद प्लस इक प्रत्यय है इसमें। इसका मतलब, इक का मतलब है संबंध, मतलब वेदों से संबंधित। और जो वैदिक संस्कृति थी वहां की जो भाषा थी, मूल भाषा, वो क्या थी? संस्कृत। इसका मतलब है कि आज से 1500 ईसा पूर्व क्या चलती थी? संस्कृत। वर्तमान हम 2025 में, और अभी वर्तमान की भाषा क्या है? हिंदी पढ़ रहे हैं हम। ये परिवर्तन कैसे हुआ? पहले दूसरी भाषा थी, अब दूसरी भाषा चल रही है। तो हमने अभी तो पढ़ा कि भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। कठोर से कहाँ चलती है? सरल चलती है, सरल की तरफ चलती है। तो इसी बात पे अब आगे चर्चा करेंगे हम। इसका मतलब ये है कि जो संस्कृत से हिंदी आई कैसे, वो हमको देखना है कि हिंदी का इतिहास क्या रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि वैदिक संस्कृति आई। सबसे पहले क्या आया? वैदिक संस्कृत। या फिर इसको ऐसे लिख ले कि सबसे पहले आपकी क्या चलती थी? जगत जननी भाषा बोला जाता है ना, संस्कृत। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कौन है? संस्कृत। संस्कृत सबसे पहले संस्कृत चलती थी। अब संस्कृत भी दो टाइप से थी। एक थी वैदिक संस्कृत, सबसे शुरुआत में क्या चलती थी? वैदिक संस्कृत। और एक थी लौकिक संस्कृत। एक थी लौकिक संस्कृत। ठीक है। वैदिक संस्कृत जैसे मैंने बताया, वेदों से संबंधित। वैदिक का मतलब, वैदिक संस्कृत में आपके वेद, उपनिषद, ब्राह्मण संहिता आदि ग्रंथों का क्या हुआ है? मैंने क्या बोला कि जो संस्कृत है वो दो रूपों में पहले चलती थी प्राचीन काल में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब, वैदिक मतलब वेद से संबंधित, मतलब वेद उपनिषद इन सब की रचनाएं किसमें हुई हैं? वैदिक संस्कृत में। बहुत कठिन होती थी इसका। और जब बाद में समय गुजरा तो इसका सरल रूप, वैदिक संस्कृत का सरल रूप आया, जिसे क्या कहा जाता था? लौकिक संस्कृत। ये क्या थी? ये आम जन की भाषा थी। आम जन की भाषा मतलब बाकी जो लोग थे वो क्या करते थे? लौकिक संस्कृत बोलते थे। इनमें किनका निर्माण हुआ है? रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का क्या हुआ है? लौकिक संस्कृत में रचनाएं हुई हैं। फिर क्या हुआ? लौकिक संस्कृत ये लोगों को कठिन लगने लगी। ठीक, तो लौकिक संस्कृत के बाद क्या आएगा? भाषा और रूपांतरित होगी, कठोर से सरल की तरफ चलेगी। तो कठोर से सरल की तरफ जब चली तो क्या बनी? पाली आई। क्या आई? पाली। पाली आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म की भाषा है ना। बुद्ध ने किसमें उपदेश दिए हैं? पाली में। इसीलिए ज्यादा फैला भी है धर्म, क्योंकि आप देखेंगे संस्कृत कठिन थी, सभी लोगों को समझ में नहीं आती थी, और बुद्ध ने उससे सरल भाषा का उपयोग किया, तो इसलिए क्या हुआ? उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। पाली के बाद और इससे चेंज होगा, रूपांतर होगा, तो क्या आएगा? प्राकृत। प्राकृत भाषा ये किसकी है? ये जैन धर्म ने अपनाया इसको। प्राकृत के बाद और इसका रूपांतरण होगा तो आएगी अपभ्रंश। क्या आएगी? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटना, किसी चीज को टूटना या उसको मोड़ना, खंडित हो जाती है जब, अपना स्वरूप बदल लेती। प्राकृत भाषा जब बदली तो क्या कहलाया? अपभ्रंश आई। ठीक है। अपभ्रंश के बाद आती है, कई किताबों में लिखा होता है अवहट। कई किताबों में क्या लिखा होता है? अवहट। यहाँ लिख देती हूँ मैं, अवहट। ठीक, अवहट और टूटी तो क्या बनी? हिंदी। क्या बनी? ठीक, तो ये जो अवहट है इसको दो नाम और बोले जाते हैं। क्या? अपभ्रंश का अपभ्रंश। मतलब अपभ्रंश मतलब तो टूटा ही होता है, वो टूटे हुए को और तोड़ दिया तो अवहट बना, तो अपभ्रंश का और अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या कहलाता है? अवहट। या फिर इसको परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। अपभ्रंश भी कहते हैं। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो आज की जो आप जो हिंदी भाषा बोल रहे हैं इसका इतिहास बहुत समृद्ध है। आप देखिए, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, और फिर अभी वर्तमान में क्या आई है? आपकी हिंदी आई है। अवहट को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। नोट करिए कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि हिंदी भाषा का इतिहास कहाँ से माना जाता है, तो लिखिए नोट।
हिंदी भाषा का इतिहास अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश से माना जाता है ना। और अपभ्रंश में भी किस अपभ्रंश को खास तौर पे हिंदी भाषा के जन्म के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो शौर सेन। अपभ्रंश आगे कई और अपभ्रंश के कई प्रकार हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। जैसे मागधी, अर्धमागधी, शौर सेनी, ब्राचड़, इस प्रकार से अपभ्रंश के और कई प्रकार हैं। तो उन सारे प्रकारों में हिंदी के लिए प्रमुख प्रकार है शौर सेनी। ये एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट कि किस अपभ्रंश से हुआ है, तो शौर सेनी आपको याद करना है। शौर सेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का क्या हुआ है, आपका विकास हुआ है। तो यहाँ तक की बात कंप्लीट होती है हिंदी के सामान्य परिचय में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं वर्णमाला की तरफ, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हिंदी वर्णमाला। वर्ण हिंदी वर्णमाला आपने बचपन से पढ़ा होगा कि वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, 52 अक्षर है। इन्हीं को बारी बारी से आपको पढ़ना है कि ये 52 कौन कौन से हैं, है ना। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले तो आइए, सबसे पहले आइए क्या आता है, स्वर। सबसे पहले क्या आते हैं, स्वर। इनकी संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, स्वर के बाद आते हैं आपके अयोग वाह। अयोग वाह, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, फिर आते हैं आपके व्यंजन। व्यंजन, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। ठीक, कहीं कहीं पे आप 29 देख रहे होंगे, मैं बता रही हूँ मैं 29 कैसे आया होगा। फिर आइए विगुण व्यंजन। विगुण व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, तो 2 है। ठीक, फिर आइए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 4। देखिए कौन कौन से बात करते, है ना। स्वर, कौन कौन से स्वर बोलते जाएं, अ, आ, ई छोटी ई, उ बड़ा उ, री ऋषि का, हाँ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर है। अम और आहा कहाँ गया, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब नहीं पढ़ेंगे उसको स्वर में, है ना। क्यों नहीं स्वर में गिनते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये जो अम और आहा है, इसको आप बोलेंगे ये अयोगवा है। क्या है, अयोगवा, एक अम और एक आहा। ठीक, व्यंजन में आइए, तो आपके क से माँ तक ये क्या आएंगे, मूल व्यंजन। का खा गा घंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भ म। यहाँ तक कितने हो गए, कितने व्यंजन हो गए आपके, 25। या रा ला वा और श श स ह, ऐसे मिला के टोटल कितने हो गए, 33। का से माँ तक, फिर या रा ला वा श श स और ह। ये आपकी क्या है, मूल व्यंजन। विगुण व्यंजन में आइए, आपने देखा होगा ऐसे ड डमरू का बना होता है, उसके नीचे क्या लगी होती है, बिंदी, है ना। और एक ढ ढक्कन का होता है, उसके नीचे क्या लगी होती है, बिंदी, ना। तो अड़ा अढ़ा, ठीक है, ये 2 क्या हो गए, द्विगुण व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन में आइए तो छ
कितने हैं? 4। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की संख्या बताइए। कितनी बतानी है आपको? 2 बतानी। इन सभी पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे बारी बारी से। अभी आप केवल समझिए कि वर्णमाला का एक इंट्रोडक्शन कि स्वर कितने प्रकार के, 11 कौन कौन से, जिसमें 2 क्या है? अयोगवा है, अम अह। व्यंजन जो मूल व्यंजन है वो क से मा तक, ये 25 हो गए और ये हो गए, है ना। फिर द्विगुण व्यंजन है 2, और फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन छ, त्र, य और श्र। श्र श्रमिक का, है ना। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। एक बार पीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि ये जो छ है, छ क्षत्रिय का, ये किन 2 व्यंजनों के मेल से बना है? तो आपको आगे पढ़ेंगे इसमें, लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ क और श। इसमें क क्या है? आधा है, और श क्या है? पूरा है। 2 व्यंजनों के मेल से बना, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इतनी बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। तो पहला ही स्टार्ट करते हैं कहाँ से? स्वर। हेडिंग डालेंगे स्वर। स्वर, ठीक। परिभाषा लिख लीजिए। ऐसे वर्ण, स्वर क्या है? वर्ण है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता, अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। पूरा लिखेंगे आप, नहीं लेनी पड़ती, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। मूल लेखन में, दूसरा पॉइंट, मूल लेखन में, मूल लेखन में स्वरों की संख्या कितनी है? कितने स्वर हैं? 11 स्वर। 11 स्वर कौन कौन से हैं बता दीजिए। अ, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि। ये छोटा है कि बड़ा है? अगर आप मात्रा लगाएंगे, जब मात्रिक फॉर्म होता है स्वर का, है ना, तो ये छोटा आ होता है, ये बड़ा आ होता है, ये छोटी बड़ी। ये जो री ऋषि का है, इसकी मात्रा क्या है? छोटी कि बड़ी? ये बताइए, छोटा री है कि बड़ा री है? देखिए, ये जो हिंदी में जो री है, ये छोटा री है। संस्कृत में 2 री चलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ये डबल घुंडी लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? बड़ा री। ये आपके संस्कृत में चलता है। कहाँ चलता है? संस्कृत में। हिंदी में हमने केवल कौन सा री लिया है? छोटा री लिया है, मतलब ये छोटा है ना। ऊ री, फिर ए, 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 ओ और औ। ये क्या हो गए? आपके स्वर हो गए इतने, ठीक है। फिर स्वरों का जरा मात्रिक रूप देख लीजिए। देखो, कोई व्यंजन मात्रा के रूप में चढ़ता है क्या? नहीं, लेकिन स्वर जो है मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ आते हैं। कैसे? स्वरों का मात्रिक रूप देखिए। स्वरों का मात्रिक रूप जैसे अ, है ना। अगर आ का जो है, अगर मेरे को लिखना है, इसका कोई मात्रिक रूप नहीं है ना, मतलब वो तो अंदर ही रहता है, इनबिल्ट रहता है। देखो तो जैसे ये क, अब इसमें आ है, क प्लस अ। क्या ये अ मात्रा के रूप में आया है क्या? नहीं, मतलब छोटे आ का कोई मात्रिक रूप नहीं है। वहीं देखिए बड़ा आ, इसका मात्रिक रूप क्या है? एक डंडा। जैसे क के बाद आ, ये क्या है? बड़ा आ है क के साथ। ये स्वर का क्या है? मात्रिक रूप है। ऐसे आप की देख लीजिए, या फिर छोटी, छोटी, इसका मात्रिक रूप क्या है? इस प्रकार से मात्रा चढ़ेगी, ऐसे, है ना। ऐसी मात्रा चढ़ती है, जैसे छोटी ई, है ना। इसी प्रकार से बड़ी ई का होगा, कैसे मात्रा चढ़ेगी? इस तरफ से चढ़ेगी, तो बड़ी की, ऐसा। ऐसी बाकी होगा, जैसे कि ऊ की मात्रा ऐसे चढ़ेगा, हाँ,
बड़ा ऊ कैसे चढ़ेगा, का में लगाए अगर तो ऐसे ना। री को अगर चढ़ा मात्रा के रूप में लिखना है तो कैसे होगा, ये ऐसे क्री, है ना। ए तो ये हो जाएगा एक मात्रा, ठीक है। और वहीं ये ए, ये एक इसकी मात्रा एक इसकी मात्रा, तो कितनी मात्राएं चढ़ जाएंगी, डबल, ऐसे गए। ओ कैसे हो जाएगा, को, और औ कैसे हो जाएगा, एक ऐसे और ऐसे, है ना। ये हो जाएगा मात्रिक रूप। मतलब क्या है इसका मात्रिक रूप, ऐसा करके ऐसा, इसका मात्रिक रूप ऐसा करके ऐसा, ए का ऐसा, तो इसका केवल एक मात्रा ऐसा। आई बात समझ में। तो ये क्या है, स्वरों के मात्रिक रूप है। स्वर का मात्रिक रूप होता है, मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ स्वर आते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए आप। ये तो हो गई स्वरों की बात। अब मुझे एक बात बताइए, रा भी तो आपने देखा होगा कि व्यंजनों के ऊपर रा भी चढ़ता है ना, मात्रा के फॉर्म में उसको कई बार लिख दिया जाता है। देखिए री और रा के बारे में थोड़ा सा देखिए। री की मात्राएं कैसी होती है, अभी हमने देखा कैसी, जैसे मेरे को कृपा लिखना है, कृपा, ये जो क्या है, ये री है, कृपा। और बताइए, घृणा, है ना, गृह, ये सब क्या है, री है, ठीक है। वहीं रा को देखिए कैसे लगता है, तो आपने देखा होगा धर्म, ये जो ऊपर है ये क्या है, रा है। पूरा रा है कि आधा रा है, आधा रा है। जो आधा रा है उसको ऐसे मात्रा के रूप में इस प्रकार से लिख दिया जाता है, रा को। धर्म हो गया, कर्म ये हो गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है क्या, क्रम, क्रम, ठीक है, ट्रक, ये भी क्या है, ये भी रा ही है। देखो बोल के देखो, भ्रम को स्लो मोशन में बोलिए, हरम, करम, करम, ट्रक, टरक, टरक, रा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। एक बार क्वेश्चन आया था, पूछा गया था, धर्म लिख दिया है, कर्म लिख दिया है, भ्रम लिख दिया है ना, और पूछा था इनमें से बताइए किस शब्द में रा पूरा है ना। यहाँ पे जो धर्म कर्म आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे जो रा है ये क्या है, आधा रा है। कैसा रा है, आधा रा है, ठीक। लेकिन ये जो भ्रम क्रम ट्रक है, इसमें जो ये जो रा है ये क्या है, पूरा रा है। क्या है, पूरा रा है। इस बात को और याद रखेंगे, ठीक है। तो री की जो मात्रा है वो ऐसे लगती है, पूरा री ही है वो, है ना, क्योंकि स्वर तो आधे होते नहीं है। और ये जो रा है ये आधे रूप में इस प्रकार से आता है, और पूरे रूप में इस प्रकार से भी लिखा हुआ आपको दिख सकता है। मतलब अभी तक आप जो ये देख रहे थे इस प्रकार से शब्दों में ये जो डंडा खिंचा रहता है ये रा है, रा। इस बात को आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। ये हो गया स्वर। स्वर क्या होते हैं, स्वर का मात्रिक रूप क्या होता है, और ये री और रा की मात्राएं में थोड़ा सा आपको अंतर समझ में आए इसलिए ये आपको पढ़ाया, कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अब चलते हैं स्वरों के प्रकार, स्वरों का वर्गीकरण, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये दो प्रकार से होता है स्वरों का वर्गीकरण। पहला होता है उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर, एक होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और एक होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर यदि हम देखें तो दो प्रकार के स्वर होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, ह्रस्व स्वर, या इसी को बोलते हैं
लघु स्वर, इसी को बोलते हैं छोटा स्वर, या इसी को बोलते हैं एक मात्रिक। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक। ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व, छोटा, लघु या एक मात्रिक स्वर। बताओ कौन कौन से हैं ऐसे? आपने देखे हैं 11 स्वरों में से? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ऋषि का। अभी आपको बताया ना कि ये जो हिंदी वर्णमाला में जो ये जो री है ये छोटा री है। इसका बड़ा री जो है था एक घुंडी और लगता है, वो संस्कृत में चलता है, वो हिंदी में नहीं लिया गया। ये छोटा री क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, इसमें इनके उच्चारण में क्या लगता है? एक मात्रा के साथ। आप बोल के देख लो, जैसे अ, ई, उ। वहीं जब बड़ा आ बोलोगे तो आ, ई, उ, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है ना? वैसे ही दूसरा आइए, दूसरे बात करते हैं हम किसकी? दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर, या इसी को क्या बोला जाता है? गुरु स्वर, या इसी को क्या बोला जाता है? द्विमात्रिक। क्या बोला जाता है? द्विमात्रिक स्वर। जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना? ए, ये दोनों ही, ये वाला ए और ये वाला ए, दोनों ही किस में आएंगे? दीर्घ में आएंगे। ये गलती नहीं करना कि जैसे छोटा और बड़ा में ये वाला को दीर्घ में ले लिया, ये लघु में ले लिया, तो इसमें ऐसा नहीं करें आप कि ये आपके लघु में चला जाएगा ये दीर्घ में, ऐसा नहीं होता। ये दोनों ही किस में आते हैं? दीर्घ में आते हैं। सेम आपका ओ और औ दोनों ही क्या है? दीर्घ हैं। ये गलती नहीं करेंगे। ये सारे किस में आते हैं? दोनों ही के उच्चारण में क्या लगता है? दो मात्रा का समय लगता है। तो उच्चारण के आधार पे आपके स्वरों के दो प्रकार हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक, अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर एक आता है मूल स्वर, मूल स्वर, और एक आता है आपका संधि स्वर, संधि, संधि स्वर। ठीक? मूल स्वर ऐसे स्वर जो किसी अन्य स्वरों के मेल से ना बने, क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या बताइए, कितनी है? 4। कितनी? 4। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई। ये जो आ है किसी और स्वर के मेल से बना है क्या? नहीं। लेकिन जबकि बड़ा जो आ है आपका, बड़ा आ, ये दो छोटे आ को मिलाने से बना है। समझ रहे? तो ये मूल स्वर में नहीं आएगा कि ये दो स्वर जो दो छोटे आ को मिलाने से बड़ा आ बना है। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो अन्य स्वरों के मेल से ना बने हो, है ना? मतलब अपने उत्पत्ति में क्या हो? स्वतंत्र हो, किसी और की जरूरत ना पड़ी हो इनको बनने में। तो ऐसे 4 हैं हिंदी वर्णमाला में, छोटा अ, छोटी, छोटा उ और री, ऋषि का। फिर आते हैं दूसरा संधि स्वर। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आइए में आ जाएगा आपका मूल दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और एक आता है आपका संयुक्त स्वर। जगह कम है, इसको आगे की स्लाइड में डिटेल में बनाती हूँ मैं। इतना समझ गए? उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से मूल स्वर और संधि स्वर। संधि का मतलब होता है जुड़ना। अब जुड़ने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वे स्वर होंगे जो दो स्वरों के मेल से बने होंगे, है ना? अब ये दो स्वरों के मेल या तो सेम सेम स्वर मिलके कोई स्वर बना होगा, या दो अलग अलग स्वर मिलके कोई स्वर बना होगा। उस आधार पे संधि स्वर को फिर से दो भागों में बांटा गया, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आगे बात करते हैं इस पे, देखिए उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर क्या देखा हमने? मूल स्वर, मूल स्वर, और क्या देखा हमने? संधि स्वर देखा, संधि स्वर, स्वर। मूल स्वर कितने? 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। संधि स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला मूल दीर्घ स्वर, दूसरा
आपका संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में दो समान स्वर के मेल से बनते हैं। मूल दीर्घ स्वर दो समान स्वरों के, जैसे कि मूल दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, ये दो छोटे आ को मिलके बनेगा, मतलब इस छोटे आ का ही तो दीर्घ रूप क्या है, बड़ा आ है, इसलिए इसे मूल दीर्घ स्वर बोला गया। ठीक है, सेम सेम जैसे कि बड़ी ई किससे मिलके बनेगी, दो छोटी, तो इन्हीं का क्या है, ये दीर्घ रूप है। बड़ा ऊ किससे मिलके बनेगा, दो छोटे ऊ से मिलकर बनेगा। तो क्या कहलाएंगे, मूल दीर्घ स्वर, मतलब छोटे का दीर्घ रूप। तो कौन कौन सा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बाकी कहाँ गए, बाकी यहाँ आ जाएंगे संयुक्त स्वर में, जैसे कि ए। अब इसको संयुक्त क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए को बनाने के लिए आपको छोटा आ या बड़ा आ के साथ किसका मेल करना पड़ेगा, या तो आप छोटी ई का मेल करेंगे या बड़ी ई का मेल करेंगे, तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, है ना। फिर आइए, बड़ा ए बनाने के लिए क्या करोगे आप, छोटा आ या बड़ा आ के साथ ये जो आपने बनाया है इसका मेल करो, ए या ए का मेल करो। फिर ऐसी ओ को बनाने के लिए क्या करोगे, छोटा आ या बड़ा आ के साथ आप ऊ या बड़ा ऊ का मेल करेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ओ कैसे बनेगा, छोटा आ या बड़ा आ के साथ आप जो ये ओ बना है, ओ को, बड़ा ओ तो है ही नहीं, है ना, ओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। बात क्लियर है। संधि मतलब दो स्वरों के मिलने से, संधि का मतलब जुड़ना होता है। अब दो प्रकार से जुड़ते हैं, या तो सेम सेम जुड़े और अपना बड़ा उसी का बड़ा रूप बना लें तो मूल दीर्घ स्वर बन जाए उसी का दीर्घ रूप, या फिर दो अलग अलग स्वर मिले और कोई नया स्वर बना ले तो क्या 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 कहलाएगा, संयुक्त स्वर कहलाएगा। संख्या देख लीजिए, एक दो तीन चार, चार है संयुक्त स्वर आपके, है ना, और मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, तीन है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब एक चीज और जो क्वेश्चन आया था, क्या, इसको पूछा था कि कौन से सजातीय स्वर हैं, कौन से विजातीय स्वर हैं। क्या बोला मैंने, देखिए शब्दों में ही बात छिपी होती। सजातीय मतलब समान जात के, सजाती, सजाती क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये भी आ है और ये भी का आ है, मतलब ये भी आ से ये भी, इन दोनों की जाति क्या है, सेम है। तो समान जात के जब स्वर मिलके कोई स्वर बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो सजातीय स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में सजातीय स्वर बताइए पूछ लेगा तो कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन्हें सजातीय स्वर भी बोलते हैं, मूल मूल दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। वहीं इनको देखिए, ये अलग है और ये अलग है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, विजातीय स्वर। समझ लीजिए इंटर कास्ट मैरिज होती है, जैसे एक दूसरी कास्ट का एक दूसरी कास्ट का, है ना, वैसे ही यहाँ पे ये दूसरी कास्ट का और ये दूसरी कास्ट का, ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर कहलाएंगे, विजातीय स्वर। इतनी बात क्लियर है। तो इसको अच्छे समझना है आपको कि जो उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर, संधि स्वर कितने प्रकार के, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मात्रा के आधार पर ये जो है ह्रस्व है, मतलब इनकी जो मात्राएं हैं वो क्या है, छोटी मात्राएं कहलाती हैं, और दीर्घ मात्रा वाले सारे हैं, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ, ये सारे दीर्घ मात्रा लगती है इनकी। ठीक है, मात्रा के आधार पे ये सारे क्या है, दीर्घ स्वर है, और ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। एक चीज और आपने जो सुनी होगी या किताबों में भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हिंदी में नहीं है ना, प्लुत स्वर ये कहाँ चलता है, ये संस्कृत का स्वर है। कहाँ चलता है, संस्कृत, संस्कृत में एक स्वर का प्रकार प्लुत स्वर भी है। और हिंदी में भी इसको कहीं कहीं आपने देखा होगा, है ना, कि ऐसा टाइप का चिन्ह लगा होता है, ऐसा, तो हिंदी में अपना लिया है कहीं कहीं पे, लेकिन एक्चुअल में जो स्वर है ये कहाँ का है, संस्कृत भाषा का है। और इसका चिन्ह कैसा है, ऐसा है। प्लुत स्वर क्या कहलाते हैं, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर
इनके उच्चारण में दो मात्रा से अधिक का समय, दो मात्रा से अधिक का समय लगता हो, अधिक का समय, अधिक का समय लगता हो, ये क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। मैंने बोला हिंदी में तो चलता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जो धार्मिक किताबें हैं आपकी, वहां पे ये चिन्ह देखने को मिल जाता है। जैसे कि कोई मंत्र है, कोई आरती है, उसमें इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग आपने देखा होगा। जैसे कि आप देखो खुद ही ओम में देखिए, ओम कहीं कहीं पे लिखा होता है तो ये इस प्रकार से ओ, और ऐसा करके लिखा रहता है। ये क्या है? प्लुत स्वर। इसका मतलब होता है कि आप खींच के बोलो किसी चीज, है ना, जैसे ओम इस प्रकार से। या फिर अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आपको कोई चीज खींच के बोले, किसी को बुलाना है, तभी आप प्लुत स्वर लगाते हो। जैसे कि ऐसा, ऐसा कर दूं मैं, ये लिखा राम है लेकिन राम ऐसा, राम दो मात्रा का समय, क्योंकि बड़ा है ना मात्रा के रूप में, तो दो मात्रा का समय, लेकिन ऐसा ऐसा लगा है, मतलब आप दो मात्रा से ज्यादा खींचो उसको, ज्यादा समय लो उच्चारण में, तो राम। तो ये यहाँ पे इस चीज को दर्शाने के लिए क्या लगा दिया जाता है? प्लुत चिन्ह लगा दिया जाता है कि आपको इस स्वर को क्या करना है? खींचकर बोलना है। हालांकि ये जो प्लुत स्वर का कॉन्सेप्ट है, ये संस्कृत का है, हिंदी का नहीं है। इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे बात करेंगे हम क्या, कि स्वरों का जो है वर्गीकरण, किस प्रकार से उसको कई क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। जैसे मुंह खोलने के आधार पे स्वर, जीभ की स्थिति के आधार पे कि जीभ के किस भाग में आपका ज्यादा उच्चारण करते समय प्रेशर पड़ रहा है। जैसे कि जीभ की स्थिति के आधार पे आप देखेंगे तो जैसे ये आपकी जीभ है, तो जीभ का ये अग्रभाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया और ये पश्च भाग हो गया। तो इस आधार पे जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ के किस भाग पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते, है ना। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया स्वर। स्वर जीभ के भाग के आधार पर कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा, या मध्य स्वर को ही क्या बोलते हैं आप? केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर। और एक है पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक। जीभ के किस उच्चारण करते समय, स्वरों के उच्चारण के करते समय जीभ के किस हिस्से पर आपका प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, उस आधार पे आपके स्वरों को बांटा गया है। अग्र स्वर में आते हैं कौन कौन से? ई, ई, ए और ए। केंद्रीय मध्य स्वर में आता है केवल आपका अ, और पश्च स्वर में आता है, बाकी बचा हुआ को लिख दो, बड़ा, है ना, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और री को जनरली किताबें नहीं बांटती क्लासिफिकेशन में, क्योंकि री और रा का उच्चारण कहीं ना कहीं सेम हो जाता है। इसलिए बोलने के लिए, बोलने के आधार पर जीभ में कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, मुख पे कहाँ, और होंठ की स्थिति के आधार पर हम री और रा को सेम ही मान के क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। री को छोड़ के बाकी सारे स्वरों का आपको क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है। अब इसको अगर आप सोचोगे कि एग्जाम में जब आएगा कि फलाना अग्रस्वर है कि नहीं है, मैं उसी समय उच्चारण करके प्रेशर पॉइंट चेक कर लूंगा कि कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो चीज़ गलत होनी है। अब उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। एग्जाम में उच्चारण करके हम समझ जाएंगे कि कहाँ से उच्चारण हो रहा है, अग्रभाग से, मध्य से, पश्च से, तो फिर नहीं वो याद होने, नहीं सही नहीं होने वाला, बहुत कम चांस है कि वो चीज़ आपकी सही हो जाए। तो इससे बेहतर है क्यों ना ट्रिक से याद कर लिया जाए। तो अग्र स्वर पूछे तो अग्र से आप लिखो अग्रीय। क्या लिखोगे? अग्रीय।
तो लिखना कैसा है थोड़ा ये भी देखो, ट्रिक को याद करने, ट्रिक जनरली आपको कम से कम ट्रिक के माध्यम से चीजें याद करनी चाहिए, लेकिन कहीं पे कोई चारा नहीं है तो ट्रिक काम आती है। अदरवाइज ट्रिक को याद करने के लिए और ट्रिक याद करनी पड़ती है ना। तो अग्रीय, अग्र से याद कर लो आप क्या, लिखो अ ग्री और ऐसा ए लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको आ को काट देना है, ग को काट देना है। क्या बचा, ये ई की मात्रा बची, ये ई, तो ई से छोटी और क्या कर लो, बड़ी, और ए बचा तो ए से दोनों ए और ए लिख लो, तो ये किस में आ जाएगा, अग्रीय में। मध्य वाला तो याद ही कर लो, मध्य में क्या आता है, केवल एक अ, और पश में याद कर लो आ उ, जो भी बच गया वो किस में आ जाएगा, पश में आ जाएगा। तो यह है स्वर। बोलने के आधार पे जीभ के भाग में कहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, उस आधार पे आपके स्वर अग्र, मध्य और पश्च स्वर होते हैं। ऐसे आप देखिए कि मुंह खुलने की स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, पीछे लिख लेते हैं। मुंह खुलने की स्थिति के आधार पे स्वरों का क्लासिफिकेशन, पहला समृद्ध, समृद्ध, समृद्ध स्वर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है ना। दूसरा अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, ठीक है। तीसरा आइए विवृत स्वर, और चौथा अर्ध विवृत, अर्ध अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। इसको याद करने के लिए आपको सबसे पहले याद करना है कि समृद्ध मतलब क्या होता है। समृद्ध मतलब होता है क्लोज, क्लोज, ठीक है। और विविध मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओपन, मतलब खुला हुआ। समझेंगे, परिभाषा सुनेंगे पहले। यदि किसी स्वर के उच्चारण के समय मुंह लगभग बंद होता है तो वो क्या कहलाता है, समृद्ध स्वर कहलाता है। अब पूरा मुंह बंद करके तो आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, मैंने बोला लगभग बंद रहता है ना, बहुत ज्यादा खुलता नहीं है मुंह, तो वो क्या कहलाता है, समृद्ध। अर्ध समृद्ध मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है। अब समृद्ध है बंद, समृद्ध का मतलब ही बंद होता है, तो बंद लिख के परिभाषा बोलेंगे आप। समृद्ध स्वर मतलब जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है। अर्ध समृद्ध मतलब जिनके उच्चारण में मुंह लगभग आधा बंद रहता है, समृद्ध, अर्ध समृद्ध। विविध मतलब खुला, बना लो परिभाषा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह खुला रहता है ना। और ऐसे अर्धविरुद्ध में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह लगभग आधा खुला रहता है, ठीक है। परिभाषाएं तो नहीं पूछी जाएंगी आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि कौन समृद्ध स्वर है, कौन अर्ध समृद्ध है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, हम याद कर लेते हैं। अब चाहे वो फनी ट्रिक हो चाहे जैसी हो, आपको याद होना चाहिए। मैंने अपने तैयारी के दौरान एक ट्रिक कहीं से सीखी थी, वो याद कर ली थी, वो मुझे आज भी याद है। मैं चाहूंगी आप भी उसको वैसे ही याद कर ले। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, हमको उससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, समृद्ध से आप याद कर लो, क्या याद कर लो, स से समृद्ध, स से याद करो सुई, क्या बोला मैंने, स से समृद्ध और स से याद क्या याद करेंगे, सुई याद कर लो। अब सुई लगता है तो लोग क्या करते हैं, उई उई चिल्लाएंगे, उई, ठीक है। तो उई से हमको यहाँ पे दो स्वर मिल गए, है ना, लिख दो, ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, ई और ई वर्णमाला में पहले आता है तो उसको पहले लिख लो, फिर ऊ और ऊ लिख लो। तो सा से समृद्ध, समृद्ध से सुई, सुई लगी तो निकला उई, और उई से क्या बन गया, चार आपके स्वर आपको मिल गए जो किसमें आएंगे, समृद्ध। इनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है। अब वहां उच्चारण करके आप देखोगे तो हो सकता है आपका मुंह खुल जाए, इसलिए बेहतर है कि आप इसको ट्रिक से याद कर ले, ठीक है। फिर आइए
अर्ध समृत में। अब पहले तो आपको सुई लग गई, वही कह दिया। अब अर्ध समृत का मतलब होता है कि आधा समृत, कि आपको जो सुई लगी थी तो आपको बोला कि आधी सुई और लगा दें क्या, ऐसा आपसे पूछा गया था। आप बोले ओए मार खाएगा क्या, ओए ओए क्या आ जाएगा यहाँ से, ओए याद कर लो, ओ ए। कितने स्वर मिल गए आपको, 2 स्वर मिल गए। तो अर्ध समृत में क्या आएगा, ओ और ए। फिर आइए विवृत में क्या आएगा, एक ही अकेला स्वर है जिसके उच्चारण में आपका पूरा मुंह खुलता है, वो है बड़ा आ। बोल के देख लो आप, है ना। तो बड़ा, बाकी जो बच गए हैं वो किस में आ जाएंगे, अर्ध समृत में, अर्ध विवित में आ जाएंगे। कौन कौन से बच गए देखो, छोटा आ बचा है, बड़ा आ तो हो गया, आ ई उ ऋषि को तो हम एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, है ना। ए बचा, ओ आ गया, और क्या बचा यहाँ पे, ओ बचा, ऐसा। ठीक है, क्या बोला मैंने, 2 तरीके से, आप फिर से समझिए एक बार, कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वर, है ना, उच्चारण के आधार पे कि कैसे आप बोलने की स्थिति, बोलने के आधार पे आपके स्वर हैं वो कई भागों में बांटे गए, है ना। अब ये आपके स्वर तंत्र के अंग हैं। जैसे कि आप किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उच्चारण करेंगे आप, और उच्चारण आपके स्वर पेटी की सहायता से होता है। स्वर पेटी मतलब स्वर तंत्र आपका, तो जिसमें आपका काम करता है सबसे नीचे गला, उसके ऊपर आपका आता है क्या, तालु, मूर्धन्य, दंत, जीभ आपकी, ये सारे चीज, और होंठ, ये काम करते हैं। ठीक, तो जीभ की स्थिति के आधार पे 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में आपने क्या बोला मैंने कि अग्रीय लिख लो। अग्रीय आपको ऐसे लिखना है, या मत लिख देना। हम या क्यों नहीं लिख रहे हैं, कैसे याद करोगे आप, क्योंकि या तो व्यंजन है, हम तो स्वर की बात कर रहे हैं, तो या की जगह आप ए लिख दो। अ और ग को काट दो तो ई और ए बचेगा, सारे रूप लिख दो। मध्य में आपको याद करना है कि केवल आ आता है, और फिर पश्च में जो बचा है वो आता है। मुंह खुलने के आधार पे आपके 4 प्रकार के हैं स्वर, समृत, अर्धसमृत, विवित और अर्धविवित। ठीक, समृत से याद रखो क्लोज्ड, ठीक है, जिसमें मुंह लगभग क्या होता है, बंद होता है। परिभाषा को हम छोड़ दें तो मैंने क्या सिखाया आपको कि समृत से याद करो सुई, सुई लगा तो उई, तो उई से आप सारे स्वर को लिख दो। ठीक है, अब जब सुई लग गई है तो अर्धसमृत, आधी सुई और लगा दें क्या, ऐसा बोला गया था। बोले ओए मार खाएगा क्या, इस पूरे सेंटेंस में ओए दोनों क्या है, स्वर है, तो ओ और ए लिख दिया आपने। फिर आइए विविध मतलब ओपन, जिसमें पूरा मुंह खुलता हो, वो तो एक ही है आपका आ, है ना। और अर्धविविध जिसमें आधा मुंह खुलता हो, वो क्या हो गया, बाकी जितने भी बचे उनको आप लिख देंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे आपके, स्वर हो जाएंगे। बाकी जो आगे है इसको कल पढ़ेंगे कि होंठ की स्थिति के आधार पे आपके स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। एक वृत्तमुखी है, एक अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी मतलब जिनके उच्चारण में होंठ पूरे गोल हो जाते हैं, वृत्त मतलब गोल, तो गोल हो जाते हैं, तो ये तो आप ऐसे ही बता दोगे। कौन है जिनके उच्चारण में, तो देखो ऊ ओ बोल रहे हो तो आप होंठ गोल हो रहे हैं ना, तो लिख दो ऊ ऊ ओ और औ, ये हो गया। इसको गोलक भी बोलते हैं, एक नाम और क्या है इसका, गोलक, है ना, या गोलित, गोलित लिख लो, गोलित स्वर, गोलित, गोलित या गोलक। और ये है अगोलित, अगोलित, जिनके उच्चारण में जो मुंह है, जो होंठ है वो गोल नहीं होते। तो जो बच गए वो लिख दीजिए, कौन से होंगे बताइए, अ आ ई ऊ तो हो गया, ए और इतने, ठीक है, ये हो गया स्वर। इसके आगे और है वर्तुल, अवर्तुल, अर्धवर्तुल, इस प्रकार के, उसको हम कल चर्चा करेंगे उस पर। यहाँ तक पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, पूछेंगे।